वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। दिस इज रुचि पंजवानी। और चलिए देखते हैं कि अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या देखना बच गया है। अभी तक हमने बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूरी डेफिनेशन कवर कर ली थी। हमने ये फर्स्ट यूनिट है अभी तक। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप अभी तक की पूरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट अब बीओपी में हम लोग का जो टॉपिक बचता है अपार्ट फ्रॉम मीनिंग, तो और आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है कि मीनिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग समझ चुके थे कि जो भी सेल एंड परचेज होता है फॉरेन कंट्रीज यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अदर देन इंडिया, अगर दूसरे नेशन से हम लोग सामान मंगा रहे हैं तो उसको बोला जाता है, उसका जो मेंटेनेंस रहता है, जो ट्रायल बैलेंस टाइप का हम लोग प्रिपेयर करते हैं, वो स्टेटमेंट रहती है बीओपी, जो कि रिकॉर्ड करती है फॉरेन ट्रेड के ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो बीओपी में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं तो जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि कितना सामान वहां, कितना पैसा फॉरेन से आ रहा है और कितना पैसा फॉरेन में जा रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट कितने हो रहे हैं और इंपोर्ट कितने हो रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड हम लोग करते हैं बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन होगा सरप्लस बीओपी। सरप्लस बीओपी कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, यानी कि वहां फॉरेन में पैसा, इंडिया में पैसा आ रहा होगा अपार्ट फ्रॉम जा रहा है, यानी कि इंपोर्ट में तो पैसा देना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन आएगी हमारी डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी यानी कि जब इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, जब हम लोग सामान ज्यादा मंगा रहे हैं यानी और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, भेज कम रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिसिट होता है। थर्ड कंडीशन आता है इक्वल बीओपी। इक्वल बीओपी मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स दोनों इक्वल है। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। एक्चुअली में ये होता नहीं है किसी भी इकोनॉमी में कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों इक्वल हो। ठीक है, अब इसमें एक इकोनॉमी के लिए अच्छा क्या हो सकता है? एक्सपोर्ट अच्छा हो सकता है, डेफिसिट अच्छा हो सकता है कि सरप्लस? जी हाँ, बिल्कुल सही। सरप्लस बीओपी एक फेवरेबल कंडीशन रहती है किसी भी कंट्री के लिए। बीओपी का सरप्लस में जाना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम एक टर्म रहता है इकोनॉमिक्स में, अभी तक आप पढ़ते आए होंगे, वही हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में अभी बीकॉम में पढ़ रहे हैं। एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन रहता है कि अगर हम लोग 2 एस्पेक्ट से डील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डिमांड और सप्लाई, तो दोनों अगर इक्वल है, जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही सप्लाई, दोनों अगर इक्वल है तो उस केस को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम जस्ट अपोजिट होता है इक्विलिब्रियम। डिस लिखा है ना, इसका मतलब कि जो डिमांड है और सप्लाई है दोनों इक्वल नहीं है, उस सिनेरियो को बोला जाता है डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वैसे ही हमारा बीओपी में ही होता है। बीओपी में कभी भी जो हमारे इंपोर्ट्स है और एक्सपोर्ट वो कभी इक्वल नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, जिसको हम लोग डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसमें मीनिंग ऑफ डिसइक्विलिब्रियम बताना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो होगा कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। इसमें आप उसकी मीनिंग एक्सप्लेन करोगे और कम से कम 6 पॉइंट लिखोगे। ये 8 मार्क्स के आंसर के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। स्टार्ट करोगे आप। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। व्हेन देयर इज इक्वालिटी बिटवीन, इक्वल है कौन? डिमांड एंड सप्लाई, उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। एंड डिस इक्विलिब्रियम व्हेन दे बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, अब रीजन फॉर डिसइक्विलिब्रियम क्या हो सकते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है यानी कि डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई वो इक्वल नहीं है, उसके रीजन क्या क्या है? रीजन ये हो सकता है कि हम लोग बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज करा रहे हैं और हम लोग सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू डिमांड। इसका मतलब एक्सेस हम लोग सप्लाई कर रहे हैं और डिमांड कम कर रहे हैं देन डिमांड। और ये भी डिपेंड करता है कि हम लोग कभी कभी सप्लाई, यानी कि इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है जिसमें हम लोग सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का दोनों केस हो सकते हैं। अगर आप सप्लाई ज्यादा कर रहे हो, डिमांड कम, तो भी इक्वल नहीं होगा, और अगर आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, सप्लाई कम, तो भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं जिसमें हमारा 2 कंडीशन हो सकते हैं जिसमें डिसइक्विलिब्रियम आए। अब डिसइक्विलिब्रियम इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी इसका मतलब ये कि हर कोई कंट्री ये चाहती है कि फॉरेन एक्सचेंज
उनके कंट्री में ज्यादा है, मतलब बाहर के जो कंट्रीज है वो उनसे ज्यादा सामान खरीदे, तो जो डिसइक्विलिब्रियम रहता है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहता। अब नेक्स्ट आपको पूछ सकता है कॉजेस। कॉजेस में पहला आता है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर्स यानी कि नेचुरल कैविटीज बोल सकते हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, रेन स्टॉर्म, ये सारी चीजें ये नेचुरल कैविटीज आता है। इसके कारण बहुत सारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है किसी भी कंट्रीज की हम बंद हो जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण उनको दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करना पड़ता है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो उनको वहां से इंपोर्ट कराना पड़ता है। अब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और हम सप्लाई तो कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइक्लिक फ्लक्चुएशन। साइक्लिक फ्लक्चुएशन मतलब एक मार्केट है, ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हैं तो ये भी एक टाइप का मार्केट है। मार्केट है तो भाई उतार चढ़ाव तो हर मार्केट में आते हैं, बिजनेस फ्लक्चुएशंस, चेंज होते रहते हैं मार्केट कंडीशन, कभी कोई चीज ज्यादा बिकती है कभी कम। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है कभी इंपोर्ट ज्यादा होता है, इसके कारण भी हमारा डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं रहता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशन, बिजनेस फ्लक्चुएशन और ट्रेड साइकिल। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स यानी कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज रहती है जिसमें पॉलिटिकल जो वो गवर्नमेंट रहती है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते जाती है, और फ्रीक्वेंटली चेंज होने के कारण उस कंट्री में प्लान्स एंड पॉलिसीज अच्छे से बनते नहीं है और ना ही रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, जिसके कारण उनको जो नेसेसिटीज रहती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो प्रोडक्ट्स के लिए उनको दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिसके कारण भी डिमांड और सप्लाई चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएंगे जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स। 4 लिख सकते हो आप इम्पैक्ट ऑफ वार्स। अब देखो इंडिया का ही कितनी कंट्री के साथ वार हुआ, चाइना के साथ देख सकते हो या पाकिस्तान के साथ, बहुत सारे होते रहते हैं ना। तो इस तरीके में क्या होता है, वॉर्स के कारण बहुत सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज या एक्टिविटीज है वो स्टॉप हो जाती है, जिसके कारण आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते और इंस्टेंट मैन्युफैक्चर करके आप लोगों को दे नहीं सकते। इसके कारण असिस्टेंस के लिए आपको दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड होना पड़ता है, जिसके कारण भी डिमांड और सप्लाई सेम नहीं होता और डिसइक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, ये कॉज है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस डिपेंड करता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब हर कंट्री सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम मेथड ऑफ प्रोडक्शन नहीं यूज करती, कोई कंट्री में टेक्नोलॉजी अच्छी है तो कोई बाकी चीजों में अच्छा है। इसी तरीके से हर कंट्री हर प्रोडक्ट अलग अलग वेज में मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट लाना पड़ता है। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई में चेंज हो जाता है, तो दिस विल लीड्स टू डिसइक्विलिब्रियम। लास्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर आपकी कंट्री में महंगाई ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप अपने बेसिक आइटम्स के लिए डिपेंड करेंगे दूसरी कंट्रीज में, इसका मतलब आप वहां से आप डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम हो रहा है, which will also leads to disequilibrium in balance of payment। ठीक है, तो ये हमने पढ़े 6 causes of disequilibrium और meaning of disequilibrium in balance of payment। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इतना आंसर आप लिखोगे तो इस आंसर के लिए सफिशिएंट है। अब इसका और एक और पॉइंट बच गया है मेरे ख्याल से इस चैप्टर का, वो है कि डिसइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। ये हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।